नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना पश्चिम बंगाल से है। वर्ष 2013, तारीख 7 जून 2013। घटना का घटना स्थल है, जो इलाके का नाम है, जो गांव का नाम है, कस्बे का नाम है, वो कमदुनी है। जिला है 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना, और राज्य है पश्चिम बंगाल। 7 जून को रात में करीब 7 बजे या 8 बजे एक लड़की, 20 साल की लड़की शिप्रा, उसके घर वालों ने अपनी बहन को, अपनी लड़की को ढूंढना शुरू किया। आसपास के लोगों ने भी उनका साथ देना शुरू किया और करीब 8:30 बजे उन्हें अपनी भाइयों ने अपनी बहन शिप्रा की डेड बॉडी रिकवर की। एक कंस्ट्रक्शन साइट के प्रोजेक्ट ऑफिस के पीछे पानी में। उसका सिर धड़ से अलग था। उसके दोनों पैरों को चीर दिया गया था, फाड़ दिया गया था नाभि तक, और उसकी नृशंस हत्या की गई थी। शिप्रा के साथ हुई इस घटना को जैसे जंगल में आग की तरह ये पूरे गांव में फैल गई। बॉडी पार्ट्स को वो लोग लेकर गांव में ले आए, एक जगह रख दिया। इसी बीच पुलिस को भी सूचना मिली। करीब 9:45 बजे पुलिस आई और उसने डेड बॉडी को लेने का प्रयास किया ताकि पंचायतनामा करके बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाए। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। उसने पुलिस का विरोध किया और उस समय जो गाड़ियां पुलिस की आई थीं उनमें आग लगा दी। करीब 2 बजे जब आसपास के जिलों की और नॉर्थ 24 परगना जिले की और थानों की फोर्स आई, भारी पुलिस बल लगाकर रात में करीब 2 बजे पुलिस ने डेड बॉडी को अपने कब्जे में किया और उसका पंचनामा भर के उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गांव के इस तनाव को देखते हुए इंडियन रिजर्व बटालियन की कई प्लाटूनों ने वहां पर फ्लैग मार्च किया। बाहर से लोगों को आने पर पाबंदी लगा दी गई। आप समझ सकते हैं कि क्या हुआ होगा। 15 तारीख की शाम तक वहां पर तमाम एनजीओस के लोगों ने, महिला जो अधिकारों के लिए लड़ते हैं पश्चिम बंगाल में, तमाम लोग वहां पर पहुंच गए। मातंगिनी महिला समिति, मैत्री, मनाबी, अहिल्या और चेतना, इन लोगों ने कामदुनी जो गांव था, कामदुनी जो इलाका था, कामदुनी जहां की ये घटना है, वहां पर पहुंच गए। आसपास के इलाकों में भी भारी असंतोष और बड़े बड़े धरने प्रदर्शन आयोजित किए जाने लगे। मामले की गंभीरता को देखकर 17 जून को, 13 जून की यह घटना थी, 17 जून को तत्कालीन मुख्यमंत्री, जो वर्तमान में भी मुख्यमंत्री, 7 जून की यह घटना थी, 17 जून को माननीय मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी ने इलाके का दौरा किया और लोगों को आश्वस्त किया कि हम 15 दिन में जो हत्यारे हैं, जो अपराधी हैं, इनको सजा दिलाने की कोशिश करेंगे और कैपिटल पनिशमेंट के लिए हम सरकारी मशीनरी को वहां पर लगाएंगे कोर्ट में, ताकि इन्हें फांसी
दी जा सके। 8 जून से ही धीरे धीरे करके ये जो प्रदर्शन था, जो विरोध था, वो धीरे धीरे करके बढ़ने लगा। ज्योति प्रिया मलिक जो मिनिस्टर थी इस समय फूड एंड सिविल सप्लाईज की, उन्होंने मौके पर जाकर मृतका के भाई को नौकरी देने की घोषणा की, जिसे मौके पर ही मृतका के भाइयों ने मना कर दिया कि हमें कोई नौकरी की ज़रूरत नहीं है, आप हमें सिर्फ न्याय दीजिए। बात इससे नहीं बनी तो वहाँ हाजी नूरुल इस्लाम जो बशीरहाट के मेंबर पार्लियामेंट थे, निर्मल घोष जो 24 परगना जिले के प्रेसिडेंट थे डिस्ट्रिक्ट तृणमूल कांग्रेस के, वो लोग वहां पहुंचे और बातचीत करने के बाद उन्होंने कहना शुरू किया कि ये सीपीआईएम और लेफ्टिस्ट यानी माओइस्ट लोगों का काम है। उनके इतना कहते ही भीड़ भड़क गई और सारी भीड़ हाजी नूरुल इस्लाम जो वहां से मेंबर पार्लियामेंट थे उनके ऊपर टूट पड़ी। उनकी गाड़ी को बुरी तरह क्षतिग्रस्त किया। सुरक्षाकर्मी उन्हें किसी तरह से वहां ले जाकर वहां से सुरक्षित बाहर निकाल पाए। जुलाई 4 तक मैं आपको सिलसिलेवार बताऊंगा कहां कहां प्रोटेस्ट हुए। जुलाई 4 तक ये प्रोटेस्ट होते रहे। बरासत बार एसोसिएशन ने एक प्रोसेशन निकाला, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया और ये ऐलान किया कि हम यहाँ का जो बार एसोसिएशन है उसका कोई भी वकील इन अपराधियों की पैरवी कोर्ट में नहीं करेगा। 18 जून को करीब 400 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज सत्ता का जो केंद्र है वहाँ राइटर्स बिल्डिंग वहाँ तक गए। वहाँ उन्होंने मेमोरेंडम सबमिट किया। उसके बाद इंटेलेक्चुअल्स, फिल्म मेकर्स, मैं आपको बता इसलिए रहा हूँ कि इस घटना का कितना वाइड स्प्रेड इफेक्ट हुआ था। फिल्म मेकर अपर्णा सेन, शंखा घोष, निबानिता देव सेन, मृणाल सेन, महाश्वेता देवी, आप सभी नामों से परिचित होंगे। तरुण मजूमदार, इन लोगों ने भी एक मार्च निकालकर शिप्रा को न्याय देने की मांग की और ये कहा कि जब तक इनको प्रॉपर पनिशमेंट नहीं मिलता तब तक शिप्रा के साथ न्याय नहीं होगा। मैंने आपको बताया कि ये 7 जून की घटना थी। 10 जून को कामदूनी के जो रहने वाले थे उन्होंने एक बड़ा प्रोटेस्ट मार्च निकाला जो बरासत के बीडीओ ऑफिस के सामने जाकर कल्मिनेट हुआ और वहीं पर एक मेमोरेंडम दिया गया। 12 जून को शिप्रा के 2 भाई माननीय मुख्यमंत्री जी से राइटर्स बिल्डिंग में मिले और उन्होंने किसी तरह के वित्तीय सहायता या फाइनेंशियल कंपनसेशन लेने से मना कर दिया। वहाँ उनको बताया गया कि मैं 50 लाख, 40 लाख और 20 लाख, जो हमेशा पॉलिटिकल लोग करते हैं। घटना के तुरंत बाद पीड़ित के घर वालों को कुछ पैसे और नौकरी की लालच दी जाती है ताकि मामला शांत हो जाए, लेकिन दोनों भाइयों ने रिफ्यूज़ कर दिया कि हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। इसी बीच 17 जून 2013 को जब मामला बढ़ता चला गया तो मुख्यमंत्री महोदया ने प्रोटेस्ट करने वालों, धरना करने वालों, प्रदर्शन करने वालों और जो कामदूनी के जो रहने वाले थे उनको माओइस्ट कह दिया कि ये सब माओवादी लोग हैं जो घटना के बारे में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे जनता में, लोगों में, पीड़ितों में और जैसे कहते हैं ना, आग लग गई कि हमारे साथ दुर्घटना हुई, हमारे साथ अपराध हुआ और हमारी ही मुख्यमंत्री हमें माओइस्ट, लेफ्टिस्ट, कम्युनिस्ट बता रही हैं।
जब मामला 17 जून 2013 के उनके बयान के बाद बहुत बिगड़ गया तो फिर एक बार चीफ मिनिस्टर कामदूनी गई और वहाँ उन्होंने कहा कि हम बहुत जल्दी 15 दिन के भीतर इसमें चार्जशीट सबमिट करा देंगे। मामला दरअसल ये था कि जो अपराधी इसमें थे कुल 8 लोग थे, मैं सबका नाम अभी बताता हूँ। वो रूलिंग पार्टी से संबंधित थे, पूरा इलाका जानता था कि ये रूलिंग पार्टी के लोग हैं और एक भावना घर कर गई है लोगों में कि अगर वहाँ उस राज्य में कोई अपराध रूलिंग पार्टी का आदमी करता है तो कोई सजा नहीं मिलती है या कानून के अपना काम करने में तमाम बाधाएं उत्पन्न की जाती हैं, इसलिए लोग उसका प्रोटेस्ट कर रहे थे। बीस जून 2013 को मैंने बताया कि जो फिल्म मेकर्स थे, जो साहित्यकार थे, इन लोगों ने भी एक बड़ा प्रोटेस्ट निकाला। आप जो उनकी भावना थी या जो उनका डर था या जो उनका सोचना था वहाँ के लोगों का, उसके बारे में भी वो कितना सही था, इसलिए क्योंकि जो मुख्य अपराधी था उसको पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। जनता के लोगों ने उसे गिरफ्तार करके पुलिस को सौंप दिया। उसका नाम था अंसार अली। पुलिस ने उससे जब पूछताछ शुरू की तो उसने पूरा क्राइम कन्फेस कर लिया। 8 जून को पब्लिक ने इसे दूसरे गांव से गिरफ्तार करके तब पुलिस को सौंपा था। उसने अपने अलावा 5 अन्य लोगों के इस अपराध में शामिल होने की बात बताई थी। तुरंत 16 जून को वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने इस अपराध की विवेचना वेस्ट बंगाल पुलिस की CID ब्रांच से कराने की घोषणा कर दी। सभी 8 अभियुक्त पकड़े गए। 8 अभियुक्तों को 16 जून को मौके पर भारी पुलिस बल के बीच सीन को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए ले जाया गया। कैसे ये घटना की शुरुआत हुई और कैसे घटना को अंजाम दिया गया और कैसे इन लोगों ने डेड बॉडी को उस जो जहाँ पर ये सब इन लोगों ने ये घटना की थी उसकी बाउंड्री के बाहर पानी में फेंक दिया था। 22 जून को आप समझिए 7 जून की ये घटना थी और 22 जून को अंसार अली को जुडिशियल कस्टडी में 14 दिन के लिए भेजा जा सका। अब दूसरा तमाशा ये देखिए कि एक्यूज्ड ने, अपराधियों ने, पकड़े गए अपराधियों ने सरकार को ये रिप्रेजेंटेशन दिया कि साहब बारासत कोर्ट से इस मामले की सुनवाई कहीं और कराई जाए। उनका ये कहना था कि यहाँ जो लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं वो दूसरी पार्टी के लोग हैं या कम्युनिस्ट लोग हैं और यहाँ हमें न्याय नहीं मिलेगा। और ऐसा हुआ भी। उस मुकदमे को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया, वो भी मैं भी बताता हूँ कहाँ इन लोगों ने इसको शिफ्ट किया था। 13 जुलाई 2015 को ये घटना है 13 की और उस समय के राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी से फैमिली के लोग मिले थे। जिन 8 लोगों को इसमें पकड़ा गया था उनमें से एक गोपाल नास्कर, वो ट्रायल के समय में पुलिस कस्टडी में ही उसकी मृत्यु हो गई थी। बाकी जो 7 लोग थे उसमें सैफुल अली, अंसार अली जो सबसे पहले पकड़ा गया, इनामुल इस्लाम, अमीनुल इस्लाम, भोला नास्कर, अमीन अली, नूर अली और रफ़ीकुल इस्लाम गाजी, इन पर काम शुरू किया गया। इन पे चार्जशीट इनके लिए तैयार की गई। चार्जशीट 18 जून 2013 को सबमिट कर दी गई।
7 जून की बात थी। मुख्यमंत्री जी ने कहा हम 15 दिन में चार्जशीट सबमिट कर देंगे। 18 जून 2013 को चार्जशीट कोर्ट में भेज दी गई। 10 सितंबर 2013 को कंसर्न कोर्ट ने चार्ज फ्रेम किए। सभी अभियुक्तों को आईपीसी की धारा 376 डी गैंगरेप, 302 आईपीसी मर्डर, 201 आईपीसी जो साक्ष्यों को खुर्द-बुर्द करना या घटना के साक्ष्यों को इधर उधर कर देना ताकि साक्ष्यों को मिटाना, और 120 बी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी टू कमिट अ क्राइम। 10 सितंबर को शुरू हुआ ये ट्रायल 22 दिसंबर 2015 को, 10 सितंबर 2013 को ये ट्रायल शुरू हुआ जब चार्ज फ्रेम किए गए कोर्ट में। उसके बाद 22 दिसंबर 2015 को यह ट्रायल समाप्त हुआ। 28 जनवरी 2016 को 8 में से 6 अभियुक्त के विरुद्ध दोष सिद्ध हुआ। दे वेयर फाउंड गिल्टी। अंसार अली 36 वर्ष, नूर अली शेख 31 वर्ष, शेख अमीन मौला 35 वर्ष, सैफुल मौला 32 वर्ष, गोपाल नास्कर 45 वर्ष और भोला दास 47 वर्ष। इनमें से एक की मृत्यु हो गई थी। पुलिस ने जो मोटिव या जो घटनाक्रम चार्जशीट में सबमिट किया, जो केस डायरी सबमिट की जिसमें घटना के बारे में बताया गया, उसमें पुलिस का कहना है कि घटना वाले दिन यानी 7 जून को फ्राइडे था, शुक्रवार था, जुमा था। ये सभी 8 लोग 11 बजे से इन लोगों ने जो देशी शराब वहाँ की होती है वो पीनी शुरू कर दी। 2 बजे तक इन लोगों ने छक कर शराब पी, नशे में हो गए। फिर इनको एक लड़की की तलाश हुई। अगर कोई यहाँ से लड़की निकलती है तो उसे खींच लिया जाए। ये खिड़की से, बड़ा सा गेट था उस प्रोजेक्ट साइट का, और उसकी खिड़की से इन्होंने देखना शुरू किया। सबसे पहले हल्की हल्की बूंदाबांदी और बरसात हो रही थी। सबसे पहले एक लड़की या एक महिला अपने पति के साथ साइकिल पर जाती हुई निकली। इनमें से 3 उधर लपके कि इसको खींच लिया जाए। फिर लोगों ने कहा कि अरे ये इसका हस्बैंड भी साथ में है, बाहर हल्ला कर देगा, नुकसान होगा, इसको जाने दिया जाए। अगला उसमें 3 महिलाएं भीगते हुए उसी सड़क से, बीडीओ रोड कहते हैं ये, बीडीओ ऑफिस रोड, वहां से निकली। इन लोगों ने कहा कि इन तीनों को लाया जाए। बहुमत यही था कि तीनों को खींच लाइए, लेकिन फिर यह हुआ कि तीनों को संभाला कैसे जाएगा। इतनी देर में वो तीनों आगे चली गई और फिर उस बेचारी शिप्रा का, वो अकेले हल्की बरसात में पैदल वहां से निकल रही थी। गेट के पास घात लगाकर आने जाने वालों पे नजर रखने वाले इनमें से 5 लोगों ने उसे झपट कर खींच लिया और उस कमरे में ले गए जहां ये शराब पी रहे थे। उसके बाद एक एक करके सभी ने उस बच्ची के साथ बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद एक पैर पे 2 लोगों ने अपना पैर रखा और बाकी 2 लोगों ने उसके दूसरे पैर को इतना खींचा कि नाभि तक उसके 2 टुकड़े हो गए, जिसे कहते हैं कि शरीर को चीर दिया। उसके बाद भी इनका मन नहीं भरा, तो इन्होंने उसकी गर्दन को काट दिया। फिर पीछे की तरफ ले जाकर बाउंड्री के उस पार उसकी बॉडी को फेंक दिया।
रेप करने के बाद हत्या किए जाने के कारण को पूछने पर यह बताया गया कि उन 8 में से एक को वो पहचान चुकी थी और जिस समय वो गिड़गिड़ा रही थी उस समय उसका नाम लेकर उसने कहा था कि हमें बचा लो। इसलिए इन लोगों ने मिलकर उसे मार दिया। इसी बीच में कुछ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट राइटर्स बिल्डिंग गए, वहाँ उन्होंने धरना दिया। वो मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहते थे, उन्हें मिलने नहीं दिया गया। बाद में ये कहा गया कि इनमें से 5 लोग मिलें। जब वो लोग कक्ष तक पहुँचे तो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने कहा कि आप अपना मेमोरेंडम यहीं पर दे दें, मुख्यमंत्री जी के पास नहीं जाने दिया जा सकता। और हुआ भी यही, वहीं पर मेमोरेंडम लिया गया और वो प्रोटेस्ट में सभी लोग जुलूस बना के बाहर चले गए। जब ये लगा कि ट्रायल में जो कुछ हुआ है उसके बाद भी सब चीज़ें एकदम ढीली ढाली चल रही हैं, तो एक वकील ने इसमें PIL भी दाखिल की और PIL में शिप्रा के परिवार को 50 लाख रुपए कोर्ट के आदेश से दिए जाने की पिटीशन की गई, रिक्वेस्ट की गई। लेकिन ये भी इसकी भी सुनवाई वहाँ पर बहुत अच्छी तरह से नहीं हुई। 27 जनवरी 2016 को दोष सिद्ध किया गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज संचिता सरकार ने कैपिटल पनिशमेंट दिया सैफुल अली यानी फांसी की सज़ा, अंसार अली और अमीन अली को। इनको गैंग रेप और मर्डर का चार्ज इन पर प्रूव किया गया। ये जो दिल्ली में घटना हुई थी, दिल्ली में बालिका के साथ जो घटना हुई थी, उसके बाद जो कानून में परिवर्तन किए गए थे, उन कानूनों के तहत वेस्ट बंगाल में ये पहली सज़ा थी। पश्चिम बंगाल की किसी अदालत ने ये पहली सज़ा दी थी। सैफुल, अंसार अली और अमीनुल को धारा 302 और 376D इसका दोषी पाया गया। 376A जिसमें ड्यूरिंग रेप लीडिंग टू डेथ, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 120B, इन सब का दोषी पाया गया। सैफुल को 342 रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट और 109 पनिशमेंट फॉर अबेंडमेंट इफ द एक्ट इज कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस, यानी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के बाद उसी सीक्वेंस में की गई थी। इमानुल इस्लाम, भोला नास्कर और अमीनुल इस्लाम, इनको 376D, 120B और 201 में इनको सज़ा दे दी गई। जो लोग छोड़े गए वो रफ़ीकुल इस्लाम गाजी और नूर अली। लैक ऑफ एविडेंस में कि इनके विरुद्ध जो साक्ष्य हैं वो कमज़ोर हैं या उतने स्ट्रांग नहीं हैं, इन दोनों को, इन 8 में से इन दोनों को छोड़ दिया गया, इनको बरी कर दिया गया। पीड़ित के परिवार ने इस पर आपत्ति की कि शुरुआत में 9 लोग अरेस्ट हुए, एक गोपाल नास्कर कस्टडी में जिसकी डेथ हो गई, 8 बचे और 8 में 2 लोगों को बरी कर दिया गया। और ये जो साक्ष्य थे, पुलिस की जिम्मेदारी थी कि इनके विरुद्ध साक्ष्य वहाँ प्रस्तुत करें अदालत में, पुलिस ने ऐसा नहीं किया। बाकी तो इसमें तमाम राजनीतिक बयानबाजियाँ हुई। आप देखिए, इतनी फूहड़ बयानबाजियाँ, इतनी गंदी बयानबाजियाँ, इतने सीरियस, हीनियस, विभत्स, नृशंस कांड में कैसे कैसे बयान किन किन नेताओं ने दिए, इससे जबान खराब होगी यहाँ कहने पे। आप नेट पर चले जाएं और सबके बयान पढ़ लें, आपको अंदाज लग जाएगा। 2 गांव की लड़कियां, उसी गांव की तुम्पा कायल और उसकी बहन, इन दोनों ने वहाँ पर कोर्ट में पिटीशन की कि जब ये लोग छूट के आएंगे तो कोर्ट के परिसर के भीतर इन लोगों ने लोगों को धमकाया था कि अगर तुम लोगों ने गवाही दी तो बहुत बुरा होगा
और जब ये छूट के आएंगे तब ये क्या हश्र करेंगे, ये भी देखने की बात है। कुल 31 विटनेसेस, 31 गवाहों के बयान कोर्ट में हुए थे और 2015 में ये सज़ा सुनाई गई थी। इस सज़ा के अगेंस्ट हाई कोर्ट में 2016 में ही मुलजिम चले गए थे, लेकिन 2016 से आज तक 6 साल हो गए, इस पर यह मामला टस से मस नहीं हुआ। अभी तो बहुत रास्ता है, पहले हाई कोर्ट डिसाइड करेगा, अभियुक्तों के अगेंस्ट अगर डिसाइड किया तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, फिर वहाँ तारीख पे तारीख, वहाँ से भी अगर ये सज़ा इनकी अपहोल्ड हो गई तो मर्सी पिटीशन में प्रेसिडेंट महामहिम राष्ट्रपति के यहाँ जाएंगे। मर्सी पिटीशन का भी एक तरीका होता है, वो भी उसको भी डिसाइड करने में कभी कभी बहुत साल लग जाते हैं। तमाम मर्सी पिटीशन प्रेसिडेंट ऑफिस में तमाम जो प्रोसीजर होता है, प्रोसीड्यूरल उसमें डिले होते हैं, राज्य सरकार से उसमें कमेंट्स आते हैं, कभी कभी उनमें देर होती है, वो तब और लंबा चलेगा, कितना समय लगेगा इसका भरोसा नहीं है। आज भी 2016 से इस मृत्यु दंड के अगेंस्ट अपील पेंडिंग है पिछले 6 सालों से, जिस पर कोई सुनवाई, जिसमें कोई कार्यवाही आगे की नहीं है। बस वही तारीख पे अपना ये एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन। जो लोग वकालत के पेशे में हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि केस को डिले करने में किस किस तरह के दांव पेंच वकील लोग आजमाते हैं या करते हैं। आज की घटना, 20 वर्षीय छात्रा शिप्रा का 8 लोगों ने बलात्कार किया, दोनों पैरों को खींचकर नाभि तक उसके 2 टुकड़े कर दिए और इस पर भी मन नहीं भरा, उसकी गर्दन काट दी। ऐसा जघन्य और विभत्स अपराध हुआ, पर प्रदेश की मुख्यमंत्री ने इस अपराध का विरोध करने वालों को कम्युनिस्ट और माओइस्ट कह दिया, जिससे लोग आहत हुए और फिर जो धरना प्रदर्शन या जो विरोध की जो घटनाएं हैं वो वहाँ पर शुरू हो गई। हालांकि सुश्री ममता बनर्जी समय समय पर महिला अधिकारों के प्रति बहुत जोरदार, अलग अलग फोरम पर जोरदार पैरवी करती हैं। महिला थी, महिला के साथ बलात्कार हुआ था, हत्या हुई थी, नृशंस हत्या हुई थी, पूरा देश इसको जान रहा था, लेकिन पता नहीं इस तरह के राजनीतिक कमेंट क्यों किए गए और इस घटना को राजनीति के चश्मे से क्यों देखा गया, ये मेरी समझ के परे है। कितना दुखद है कि हमारे ही वोटों से चुनकर जाने वाले राजनीतिक व्यक्ति हमारे ही मामलों में कितने संवेदनहीन हो जाते हैं और राजनीति करने में उनकी संवेदना मर जाती है और राजनीति करने में ऐसी हत्याओं या ऐसी घटनाओं में राजनीति करने और कहने में कतई नहीं हिचकते। और ऐसा नहीं कि ये पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री जी ने अकेले ही ऐसा किया, अलग अलग घटनाओं में तमाम राजनीतिक लोगों ने अलग अलग प्रदेशों में इस तरह की फूहड़ बयानबाजियां की हैं, इस तरह की खराब बातें की हैं, जिससे पीड़ित या पीड़ितों के समर्थक लोग आहत हुए हैं। अब ये बिल्कुल मेरी समझ के परे है। देखिए, मैं न तो राजनीतिक व्यक्ति हूँ, न ही राजनीतिक विश्लेषक हूँ और न ही राजनीति से मेरा कोई लेना देना है। मैं हर घटना को अपराध और अपराधी की दृष्टिकोण से देखता हूँ। किस्सा कोई परिवार के लोग जानते होंगे, इतनी ढेर सारी घटनाओं 550 के आसपास पहुँचने वाली हैं। मैंने हमेशा उसको इस दृष्टिकोण से देखा है कि इसमें अपराधी कौन है, अपराध कैसा हुआ, कहाँ कहाँ डिले हुआ, किसने किसने इसमें दिक्कत पैदा की, ये सब चीज़ें मैं बताता हूँ। लेकिन ये जितनी बातें मैंने वहाँ राजनीतिक टिप्पणियों के बारे में कही हैं वो सब इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। इसमें तमाम ऐसी बातें हैं, तमाम ऐसे बयान हैं
जिनका जिक्र किया जाना इस पब्लिक फोरम पर ठीक नहीं है। आप इंटरनेट पर जाइए और इस तरह के तमाम बयान वहाँ मौजूद हैं। मुझे भी इंटरनेट पर ही इस तरह के बयान सब मिले हैं। और ये सब विरोध, ये सब बातें, इस तरह की फालतू बयानबाजी, ये सिर्फ इसलिए थी कि अभियुक्त रूलिंग पार्टी से संबंधित थे और लोगों के मन में ये भावना घर कर गई है, कम से कम पश्चिम बंगाल में, कि अगर रूलिंग पार्टी का आदमी इस तरह की कोई वारदात करता है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। शायद इसीलिए इतना विरोध किया गया। और उनकी बात में आज भी दम है। वो दम इसलिए है कि 6 साल हो गए हाई कोर्ट में इस दंड के विरुद्ध की गई अपील को। सरकार को इसे परसू करना चाहिए, पैरवी करना चाहिए कि ये जल्दी डिसाइड हो। लेकिन शायद ऐसा नहीं हो रहा है कि उसकी पैरवी की जाए, अन्यथा इतना टाइम लगने का कोई सवाल नहीं है। 9 साल हो गए हैं, अभी ये मुकदमा हाई कोर्ट, कोलकाता हाई कोर्ट से आगे नहीं बढ़ पाया है। अभी इसको सुप्रीम कोर्ट जाना है, अभी इसको महामहिम राष्ट्रपति के यहाँ दया याचिका या मर्सी पिटीशन में जाना है। पता नहीं कितने दशक लग जाएंगे शिप्रा को न्याय मिलने में। और ये बहुत पुरानी कहावत है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ये आप हमारे किस्सा कोई परिवार के लोग, मैं तमाम केसेस में जहाँ पे जजमेंट किस तरह के होते हैं, प्रोनाउंसमेंट किस तरह से होते हैं, किस तरह से लोग छूट जाते हैं, किस तरह से साल दर साल भटकते रहते हैं तब न्याय मिल पाता है, इस तरह के सैकड़ों केसेस मैंने बताए हैं। और आज का केस भी उसी श्रेणी का है। और मैं बार बार आज रिपीट कर रहा हूं कि मैं किसी भी अपराध को राजनीतिक दृष्टिकोण से विश्लेषित नहीं करता हूं, न कभी किया है। और अपने तजुर्बे से मैं ये कह सकता हूं आज कि जिस अपराध में न्याय को टालना हो, न्याय में देरी करनी हो, उस पर राजनीतिक मुलम्मा चढ़ा दीजिए। अपराधी बहुत लंबे समय तक आराम से रहेगा और पीड़ित बहुत लंबे समय तक दर दर भटकेगा। किसी भी राजा, कोई किसी, आप अगर पुरातन काल में देखें, बहुत तमाम से हिस्ट्री में ऐसे उदाहरण मौजूद हैं कि जिस भी राज्य में, राज्य का मतलब जिस भी देश में, पुराने देश में राजा न्यायप्रिय नहीं होता, वहाँ यही हाल होता है। मैं आपको उसका एक उदाहरण बता दूं कि प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। उनके नाटकों, मतलब जिसको कहते हैं कि अनपैरेलल नाटक, उन्होंने समाज, सामाजिक टिप्पणी, न्याय व्यवस्था, राजा प्रजा के बारे में लिखी है। उनका एक बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है अंधेर नगरी चौपट राजा। मैं अपने किस्सा कोई परिवार के लोगों से कहूँगा, ये आप मोबाइल पे पढ़ सकते हैं, इंटरनेट पे है, इसको पढ़ें जरूर। न्याय व्यवस्था पर, जो एडमिनिस्ट्रेशन की व्यवस्थाएं हैं उस पर बहुत ही कठोर टिप्पणियां भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने की है इस नाटक के माध्यम से। सभी पढ़िए न्याय व्यवस्था पर टिप्पणी जो इन्होंने की है। मैं उसका एक उदाहरण आपको बता दूं। इसमें बहुत से कथानक और संवाद ऐसे हैं जिसे आप पढ़कर आपकी आंखें खुलेंगी कि उस जमाने में, उस समय के किसी राज्य या राजा के बारे या उसके व्यवहार को देखकर लिखा गया ये नाटक आज भी कहीं कहीं कितना सटीक बैठता है। एक टिप्पणी उसमें की गई है, आप नेट पर पढ़ सकते हैं, कि एक गुरु और चेला एक राज्य में पहुंचे। वहां उनको ये देखकर आश्चर्य हुआ कि यहाँ एक ही टके में एक सेर यानी किलो के आसपास खाजा, जो मिठाई जैसी होती है, खाजा सभी लोग जानते हैं, बहुत पतली पतली परतें होती हैं, चाशनी में डूबी होती है,
तो 1 टका यानी 1 टका का मतलब आप उसे पैसा समझ सकते हैं या रुपया समझ सकते हैं कि टके सेर भाजी टके सेर खाजा। 1 टके में ही 1 किलो सब्जी और 1 किलो खाजा मिलता है। गुरु ने चेले से कहा कि तो बहुत अच्छी बात है, हम लोगों को यहीं रहना चाहिए, कम से कम हमारा पेट भरा रहेगा, बहुत थोड़ा बहुत हम लोग काम कर लेंगे, पैसा मिलेगा और 1 ही 2 टके में हम दोनों लोग भरपेट भोजन कर सकते हैं। चेले ने कहा कि गुरुजी मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। गुरुजी ने कहा कि बिल्कुल गड़बड़ नहीं है, परेशान मत हो, जरूर यहाँ का राजा बहुत सहृदय और प्रजा के बारे में सोचने वाला होगा। वो रहना शुरू किया उन्होंने, तभी एक दिन उन्हें पता लगा कि एक ककड़ी की चोरी में एक व्यक्ति को राजा ने फांसी की सजा सुना दी। उसे फांसी के फंदे तक ले जाया गया। जब उसे वो फंदा उसके गर्दन में फंसाया गया तो वो फंदा उसकी गर्दन के साइज से बड़ा था। मुसाहिबों ने राजा तक खबर की कि साहब ये तो थोड़ा बड़ा है। उन्होंने कहा ठीक है, उसके साइज के गर्दन वाले किसी भी व्यक्ति को फांसी पर चढ़ा दो, मेरे आदेशों का पालन आवश्यक है। और फिर उस फंदे की साइज का आदमी ढूंढा जाने लगा। जैसे ही गुरु चेला को ये बात पता लगी, वो उस राज्य से दौड़ते हुए बाहर चले गए। ये व्यवस्था पर कटाक्ष भारतेंदु हरिश्चंद्र के इस नाटक अंधेर नगरी चौपट राजा में। आप लोग भी इसको पढ़ें जरूर, और अगर कहीं देखने को मिलता है, चूंकि नाटक है, प्रसिद्ध है, बहुत बार इसका मंचन हुआ होगा, तो इसे देखें जरूर। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।